आपने ये तो जान लिया कि एलिफैटिक एमीन अमोनिया की तुलना में अधिक क्षारकीय होते हैं। आइए अब हम ये जानते हैं कि एरोमेटिक एमीन और अमोनिया इन दोनों में कौन अधिक क्षारकीय होता है। यदि हम एरोमेटिक एमीन की बात करें, जैसे कि हमने यहाँ लिया है एनिलीन प्राथमिक एमीन, और यहाँ पर हम देखें इसकी संरचना में कि जो एरोमेटिक एमीन होते हैं उनमें एमीन समूह सीधे ही बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, और इसीलिए जो एमीन में नाइट्रोजन के ऊपर उपस्थित असहभाजित इलेक्ट्रॉन जोड़ा यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वह बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन के कारण यह नाइट्रोजन पर उपस्थित न रहकर यह बेंजीन रिंग की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और इसीलिए यह नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन जोड़ा प्रोटोनेशन के लिए, प्रोटॉन ग्रहण करने के लिए उपलब्ध नहीं रहता है। और यही वजह है कि जो एनिलीन या एरोमेटिक एमीन होते हैं इनकी क्षारकता कम होती है। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि जो एनिलीन है यह 5-5 अनुनादी संरचनाओं का संकर होता है, और इसीलिए इसका स्थायित्व भी ज़्यादा होता है। दूसरी ओर यदि एनिलीन के द्वारा प्रोटॉन ग्रहण कर लेने के पश्चात जो एनिलीनियम आयन बनता है उसके केवल 2 ही अनुनादी संरचनाएं होती हैं, और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी यौगिक की जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं होती हैं वह उतना ही अधिक स्थायी होता है। तो इससे स्पष्ट है कि एनिलीन अधिक स्थायी होगा, और इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इनकी जो क्षारकता है वह अमोनिया की तुलना में कम होगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो एरोमेटिक एमीन हैं इनकी क्षारकता इस बात पर भी निर्भर करती है कि एरोमेटिक रिंग में कौन सा प्रतिस्थापी एमीन समूह के अलावा कौन सा प्रतिस्थापी उपस्थित है। यदि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले, इलेक्ट्रॉन मुक्त करने वाले समूह जैसे कि एल्कोक्सी समूह, एल्काइल समूह उपस्थित होते हैं तो ये नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाते हैं, और इसकी वजह से एमीन की क्षारकता में वृद्धि होती है। दूसरी ओर यदि रिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह होते हैं जैसे कि नाइट्रो समूह, सल्फोनिल समूह, कार्बोक्सिलिक समूह या फिर हैलोजन, ये इलेक्ट्रॉन को रिंग की तरफ खींच लेते हैं, और इसलिए नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, जिससे एमीन की प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता यानी कि इसकी क्षारकता में कमी आती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि हम एरोमेटिक एमीन, अमोनिया और एलिफैटिक एमीन इन सब की क्षारकता की तुलना करें तो हम पाएंगे कि सबसे कम क्षारकीय एरोमेटिक एमीन होते हैं, उससे अधिक क्षारकीय अमोनिया होती हैं, और अमोनिया से अधिक क्षारकीय प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक एमीन होते हैं। तो यह है एमीनों की क्षारकता का क्रम। इसके बाद अब हम एमीन की अन्य रासायनिक अभिक्रियाओं को देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एल्कलीकरण या एल्काइलेशन। एल्कलीकरण से स्पष्ट है कि यहाँ पर जो एमीन होता है उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु को एल्काइल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करना। और इसे मान लीजिए हम प्राथमिक एमीन का उदाहरण लें, RNH2, और हम देख रहे हैं कि प्राथमिक एमीन में नाइट्रोजन से जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन होते हैं और नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, यानी कि एमीन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा। जब हम इसकी क्रिया एल्काइल समूह देने वाले किसी यौगिक, और हम जानते हैं कि ये यौगिक होते हैं हेलो एल्केन, क्योंकि हेलो एल्केन में जो हेलोजन समूह होता है वो बहुत ही अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है और हमें एक एल्काइल मूलक उपलब्ध कराता है। तो इस तरह से जब हम प्राथमिक एमीन की क्रिया किसी एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो यहाँ पर चूंकि हैलोजन पर ऋणावेश होता है, इसलिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी अधिक होती है, इसलिए इस पर जो
एल्किल समूह के कार्बन और हैलोजन का इलेक्ट्रॉन जोड़ा है वह हैलोजन पर शिफ्ट हो जाता है और इस तरह से जो एल्किल मूलक है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब चूंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन जोड़े उपलब्ध हैं, इसलिए नाइट्रोजन तुरंत R पर अटैक करता है और यहाँ से जो R समूह है वह नाइट्रोजन से जुड़ जाता है और इस तरह से जो हमें संरचना प्राप्त होती है, चूंकि यहाँ पर एल्किल समूह एमीन समूह से भी एक R जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एल्किल समूह से भी R है जो कि नाइट्रोजन से जुड़ने जा रहा है, इसलिए हम इसको अलग करने के लिए इस पर एक डैश लगा देते हैं। तो इस तरह से जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें होगा नाइट्रोजन जिससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और यहाँ पर एक पहले इससे जुड़ा हुआ एल्किल समूह है तथा दूसरा जो हेलो एल्केन से प्राप्त एल्किल समूह है R डैश के रूप में यहाँ पर उपलब्ध है। अब चूंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन जोड़े दिए हैं इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिससे यह जो स्पीसीज है वो अस्थायी हो जाती है। अतः नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन जोड़े पुनः प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच का जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा है उसे वहां से खींच लेता है और यहाँ पर हाइड्रोजन H+ आयन के रूप में रिलीज हो जाता है। ये जो H+ आयन निकल रहा है वह एल्किल हैलाइड जो हेलो एल्केन थे उसमें से निकले हुए हैलोजन के साथ मिलकर यहाँ पर एसिड HX बना लेता है और इस तरह से यहाँ पर हमें द्वितीयक एमीन प्राप्त हो जाते हैं, जिसमें यहाँ आप संरचना देख रहे हैं नाइट्रोजन जिससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इससे एक R एल्किल मूलक है तथा दूसरा R डैश एल्किल मूलक जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास पुनः इसके लोन पेयर आ चुके हैं। तो इस तरह से हम देखें कि हम यहाँ से प्राथमिक एमीन से द्वितीयक एमीन प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से यदि हमारे पास द्वितीयक एमीन है तो उसका एल्काइलेशन करके हम तृतीयक एमीन भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम द्वितीयक एमीन की क्रिया यहाँ पर फिर से एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो अब यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड होगा वहाँ पर एल्किल समूह, ये तीसरा एल्काइल समूह होगा, इसलिए हम इसे डबल डैश के द्वारा दर्शाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर फिर से एक एल्किल समूह यहाँ पर जुड़ जाएगा और यहाँ पर हमें 3 डिग्री एमाइन प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देखें कि एमीन के एल्काइलेशन के द्वारा हम प्राथमिक एमीन से द्वितीयक और तृतीयक एमीन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं एक और महत्वपूर्ण अभिक्रिया और यह है एसाइलेशन या एसिलीकरण। एसिलीकरण से तात्पर्य है कि यहाँ पर जो एमाइन है उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर COR समूह जोड़ना। और यहाँ पर हम देखें कि चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है और इसलिए ये जो क्रिया होती है वह प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही समूह इस प्रकार की अभिक्रिया को देते हैं। और इस तरह से हम देखें कि जब इस एमाइन की क्रिया यहाँ पर हम एरोमेटिक एमीन भी ले सकते हैं और एलिफेटिक एमीन भी ले सकते हैं। जब हम एमीन की क्रिया किसी COCH3 समूह देने वाले समूह जैसे कि एसिल क्लोराइड या एसिल एनहाइड्राइड या फिर एस्टर के साथ कराते हैं तो यहाँ पर हमें इस प्रकार की एसिलीकरण की क्रिया होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस अभिक्रिया के द्वारा हमें महत्वपूर्ण कंपाउंड प्राप्त होते हैं जिसे एमाइड कहा जाता है। तो एमाइड प्राप्त करने की ये महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसे हम इस प्रकार से देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया है एथाइल एमीन जिसका सूत्र आप देख रहे हैं C2H5NH2। यहाँ पर नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। जब इसकी क्रिया हम एसाइल क्लोराइड से कराते हैं, यहाँ पर आप इसका सूत्र देख रहे हैं CH3C♭OCl। अब यहाँ पर देखिए जो एसिल क्लोराइड है वहाँ पर कार्बन से एक तरफ तो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और दूसरी ओर यहाँ पर क्लोराइड जुड़ा हुआ है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन सबसे पहले कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी तरफ खींचता है जिससे इस पर ऋण आवेश आ जाता है जबकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन तुरंत ही यह जो इलेक्ट्रॉन जोड़े फिर से डोनेट करके ये फिर से बैक बॉन्डिंग करता है और उस
तथा जो यहाँ पर जो क्लोराइड समूह है जो कि बहुत अच्छा यहाँ पर रिलीविंग ग्रुप है, तो यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन, जो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये अपने इलेक्ट्रॉन जोड़े लेकर यहाँ से निष्कासित हो जाता है। और इस तरह से हम देखें कि यहाँ पर कार्बन पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया है और जो एमाइन है उसमें नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन जोड़े उपलब्ध हैं, तो अब ये एमाइन यहाँ पर कार्बन पर अटैक करता है और उससे जुड़ जाता है। तो जो संरचना हमें यहाँ पर प्राप्त होगी वहाँ पर हम देखें, इसको हम पुनः लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो कहते हो एमाइन के पार्ट को, तो यहाँ पर लिखेंगे C2H5 और नाइट्रोजन से यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो इसलिए हमने ऊपर और नीचे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दिया है। अब इसके बाद क्लोराइड निकल जाने के बाद जो बचा हुआ समूह है यानी कि C+OCH3, ये यहाँ पर इसको हमने पूरी तरह से जोड़ दिया है। अब चूंकि यहाँ पर नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन जोड़े दिए हैं और इसलिए नाइट्रोजन पर फिर से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जिससे अब यह हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन जोड़े को ग्रहण करके अपने इलेक्ट्रॉन जोड़े पुनः प्राप्त करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में निष्कासित हो जाएगा। और यह जो प्रोटॉन है यह एसिल क्लोराइड के क्लोराइड से जुड़कर HCl बनाएगा। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात हम बता दें कि ये जो एसाइलेशन की क्रिया होती है यह प्रबल क्षारीय माध्यम में कराई जाती है और खासकर यहाँ पर पिरिडीन जैसे प्रबल क्षार का उपयोग किया जाता है जो कि एमाइन से भी अधिक क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि ये जो एमाइन पिरिडीन होते हैं ये इस अभिक्रिया में बनने वाले जो अम्ल है HCl है उसके साथ क्रिया करके उससे वहाँ से हटाते जाते हैं, जिससे यह जो अभिक्रिया है वह फॉरवर्ड दिशा में आगे बढ़ती रहती है। इसी तरह से हम यहाँ पर सेकेंडरी एमाइन का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने सेकेंडरी एमीन लिया है जिसमें डाई एथाइल एमीन यदि हम लेते हैं और इसकी क्रिया फिर हम एसिल क्लोराइड से कराते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एमाइन है उसमें पहले से ही 2 एल्किल समूह मौजूद है और यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन है वह एक और COCH3 समूह से रिप्लेस हो जाता है और इस तरह से जो हमें कंपाउंड प्राप्त होता है उसे हम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन से 2 एल्काइल समूह जुड़े हुए हैं और इस तरह से जो संरचना प्राप्त हो रही है उसे हम कहेंगे NN डाई एथाइल एथेनामाइड, क्योंकि यहाँ हमने पहले ही बताया कि इस अभिक्रिया के द्वारा एमाइड बनते हैं और ये जो है वो एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइड है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं एमाइड का जो सूत्र होता है वो होता है RCONH2। तो यहाँ पर RCONH2 की जगह पर जो नाइट्रोजन है उससे जुड़ा जो हाइड्रोजन है वो एल्काइल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हुआ है। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो N सब्स्टिट्यूटेड यहाँ पर एमाइड हमें प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से एसिलीकरण की क्रिया के द्वारा हम एमाइड प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एसिलीकरण की क्रिया के लिए हम एसिल क्लोराइड, एस्टर या एसिड एनहाइड्राइड का उपयोग भी करते हैं। तो यदि हम ये एक और अभिक्रिया देखते हैं जिसमें हम एसिड एनहाइड्राइड का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर हमने लिया है इस बार एरोमेटिक एमीन हम लेते हैं, क्योंकि एरोमेटिक एमीन भी ये अभिक्रिया देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है C6H5NH2 यानी कि एनिलीन, और जब इसकी क्रिया हम एथेनोइक एनहाइड्राइड से कराते हैं। अब बता दें कि जो एनहाइड्राइड होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो जो एनहाइड्राइड होते हैं किसी भी 2 एथेनोइक अम्ल के बीच में से एक जल के अणु के निष्कासन के पश्चात जो स्पीसीज बचती है उसे हम एनहाइड्राइड कहते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है एथेनोइक एनहाइड्राइड। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई सा भी कार्बन ऑक्सीजन का जो बंध है वो यहाँ से टूटेगा और जिस पर इलेक्ट्रॉन जोड़े जाएंगे उस पर ऋणावेश आ जाता है। तो यहाँ पर हम ले गए कि जो CH3C डबल बॉन्ड O फिर O फिर C+OCH3 ये संरचना हमारे पास है एथेनोइक एनहाइड्राइड की। तो यहाँ पर हम पहले वाले कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ते हैं जिससे हमें यहाँ पर CH3C+O समूह प्राप्त हो जाता है और इसी की हमें आवश्यकता है। बल्कि जो बाकी बचा हुआ
CH3COO माइनस यानी कि एसीटेट आयन है वो यहाँ से हट जाता है। अब चूंकि यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए अब यहाँ पर जो एरोमेटिक एमाइन है उसके नाइट्रोजन पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन इस पर अटैक करेगा और इसके साथ योग करके यहाँ पर एक कंपाउंड बना लेगा। तो यहाँ पर हमें जो स्पीसीज मिल रही है, संरचना मिल रही है, वो है C6H5N, जिसमें कि 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ इसमें जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड OCH3। साथ ही साथ यहाँ पर नाइट्रोजन ने चूंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े दिए हैं, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है और जिसे यह अब न्यूट्रल करने के लिए हाइड्रोजन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन जोड़े को ले लेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निष्कासित हो जाएगा प्रोटॉन के रूप में। ये निष्कासित होने वाला प्रोटॉन जो एसीटेट आयन एनहाइड्राइड के टूटने के बाद जो एसीटेट आयन बचा हुआ है उसके साथ मिलकर यहाँ पर एसिटिक एसिड का निर्माण करेगा। तो इस तरह से हम देखें कि एरोमेटिक एमीन की क्रिया जब हम एथेनोइक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो हमें यहाँ पर एमाइड प्राप्त होते हैं और इस प्रकार जो एमाइड बन रहा है, चूंकि यहाँ पर अब नाइट्रोजन से फेनाइल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा एन फेनाइल एथेनामाइड और इस तरह से हमें स्पीसीज प्राप्त होगी। यहाँ पर हम देख रहे थे कि जो एसिल क्लोराइड हमने लिया है वो एलिफेटिक एसिल क्लोराइड लिया है, इसकी जगह पर हम यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यदि हम प्राथमिक एमीन यानी कि यहाँ पर हमने लिया है मेथेनामीन की क्रिया जब हम बेंजोइल क्लोराइड से कराते हैं तो हमें कौन सा उत्पाद मिलेगा। तो जब हम यहाँ पर क्रिया कराएंगे तो पुनः यहाँ पर जो कार्बन है यहाँ से Cl माइनस रिलीज हो जाएगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पुनः जो नाइट्रोजन है वह इस पर अटैक करेगा और एक यहाँ पर मीडिएटर कंपाउंड हमें मिलेगा जिसकी संरचना होगी CH3N जिससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तथा C डबल बॉन्ड O C6H5 और यहाँ पर पुनः जो नाइट्रोजन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन जोड़े ग्रहण करेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हम संरचना देख रहे हैं इसमें जो N है नाइट्रोजन है, इससे एक एल्किल समूह यानी कि मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर जो एमाइड के रूप में CO के साथ यहाँ पर C6H5 समूह जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा एन मेथाइल बेंजेनामाइड। यानी कि इस तरह से इस अभिक्रिया के द्वारा यदि हम एसिल क्लोराइड की जगह पर बेंजोइल क्लोराइड का उपयोग करते हैं तो हमें एरोमेटिक एमाइड प्राप्त हो जाते हैं। तो यह है एसिलीकरण की अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप हमें महत्वपूर्ण कंपाउंड एमाइड्स प्राप्त होते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं एक और महत्वपूर्ण अभिक्रिया और ये अभिक्रिया है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। और यहाँ पर हम बता दें कि जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया है यह केवल और केवल प्राथमिक एमाइन के द्वारा दिखाई जाती है और चूंकि ये केवल प्राथमिक एमीन ये अभिक्रिया दर्शाते हैं, इसलिए प्राथमिक एमीन की पहचान करने के लिए इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखें कि इस अभिक्रिया को आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है वह आइसोसाइनाइड या जिसे कार्बिल एमीन कहते हैं वो बनता है। ये काफ़ी दुर्गंध युक्त उत्पाद होता है और इसकी दुर्गंध से ही इसे पहचाना जाता है। तो इस तरह से हम देखें कि जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया है वह केवल प्राथमिक एमीनों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो इस अभिक्रिया में होता क्या है, जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया हम अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्षारीय माध्यम में जब क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो यहाँ पर हमें एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं और जैसे ही ये आइसोसाइनाइड बनता है वह दुर्गंध आती है जिससे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर
जो प्राथमिक एमाइन उपस्थित है और इसी वजह से यह आइसोसाइनाइड बन रहा है। इसका मतलब यह है कि यदि हमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमाइन का मिक्सचर मिल गया है और उस तरह से यदि हम उसमें कार्बिल एमीन अभिक्रिया कराते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट करते हैं और उसके दौरान यदि यहाँ पर आइसोसाइनाइड बनते हैं तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि अभिक्रिया मिक्सचर में एमाइन उपस्थित है। अब यहाँ पर हम देखें कि यह अभिक्रिया होती कैसे है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिया है मेथेनामीन CH3NH2। जब इसकी क्रिया हम क्षार की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वहाँ से रिप्लेस हो जाता है और यहाँ पर ये जो कंपाउंड मिलता है वो हो जाएगा यहाँ पर CH3N ट्रिपल बॉन्ड C, यानी कि यहाँ पर मेथिल आइसोसाइनाइड हमें प्राप्त होगा, जो कि एक दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है। आइए अब हम देखें कि इसकी क्रियाविधि, मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है। इसके लिए पहले जो सब्सट्रेक्ट को यदि हम छोड़ दें, एमाइन को छोड़ दें, तो बाकी के जो रिएजेंट हम उपयोग में ला रहे हैं यानी कि क्लोरोफॉर्म है ना, और साथ ही साथ यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनकी पहले क्रिया होती है। तो क्लोरोफॉर्म की संरचना आप जानते हैं, इसमें एक कार्बन है जिससे 3 क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए होते हैं और साथ ही साथ कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। और चूंकि यहाँ पर क्लोरीन बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं और इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह होते हैं, इसलिए जो अपने इलेक्ट्रॉन ये खींचते हैं, जिससे कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जोड़ा भी कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाता है और कार्बन पर यहाँ पर ऋण आवेश आ जाता है। साथ ही साथ जो हाइड्रोजन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और अब यहाँ पर जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, जो कि हमें OH आयन देता है, तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से प्राप्त हुआ जो OH माइनस आयन है वह हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाता है और यहाँ पर जल के रूप में बाहर निकल जाता है। अब इसके बाद जो हमारे पास संरचना मिल रही है उसमें हम देखते हैं कि कार्बन है और कार्बन को चूंकि कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जोड़े मिले हैं, इसलिए इस पर 2 लोन पेयर के रूप में वो उपस्थित रहते हैं। साथ ही साथ इसमें 3 क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं। अब ये 3 क्लोरीन परमाणु में से जो एक क्लोरीन है वह अपने इलेक्ट्रॉन जोड़े लेकर यहाँ पर क्लोरीन और कार्बन के बीच के इलेक्ट्रॉन जोड़े लेकर ये Cl माइनस के रूप में बाहर निकल जाता है और इस तरह से यहाँ पर हमें एक जो इंटरमीडिएट बनता है उसमें हम देख रहे हैं कि कार्बन है जिसके पास 2 असहभाजित इलेक्ट्रॉन है और साथ ही साथ इसमें 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं और इस प्रकार की जो संरचना है उसे हम डाइक्लोरोकार्बीन कहते हैं। यह एक इंटरमीडिएट है और साथ ही साथ यदि हम इसकी संरचना को देखें तो हम पाएंगे कि यहाँ पर कार्बन 2 क्लोरीन के साथ बंध बना रहा है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि इसके पास केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि इसका जो ऑक्टेट है वह कंप्लीट नहीं है और ऑक्टेट कंप्लीट न होने की वजह से इसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और इसलिए यह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल की तरह के रूप में यह कार्य करता है। तो अब जब यह इलेक्ट्रोफाइल किसी प्राथमिक एमीन जैसे कि RNH2 पर अटैक करेगा तो यहाँ से यह इसके साथ जुड़ जाता है और चूंकि यहाँ पर अब जो कंबाइन जो संरचना मिलेगी उस वो हो जाएगी RNH2, दोनों यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इससे जुड़ जाता है CCl कार्बन है जिससे Cl2 समूह जुड़ा हुआ है और चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिए हैं इसलिए नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से अब ये जो नाइट्रोजन है वह यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है और अपने इलेक्ट्रॉन पुनः प्राप्त कर लेता है। यह जो निकलने वाला हाइड्रोजन है वह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा प्राप्त होने वाले OH माइनस आयनों के साथ मिलकर यहाँ पर H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। साथ ही साथ जो यहाँ पर जो Cl होगा वह अपने इलेक्ट्रॉन जोड़े लेकर बाहर निकल जाता है। तो जब ये Cl बाहर निकलेगा तो यह पोटेशियम K+ आयनों के साथ जुड़कर HCl के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से अब हमें जो संरचना प्राप्त होती है वो हो जाती है Rn, जिससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ इससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है और उस कार्बन से एक Cl जुड़ा हुआ है और चूंकि इस कार्बन पर माइनस चार्ज होता है और इसलिए अब
पुनः यह एक और क्षार के अणु यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से इनकी क्रिया होगी और यहाँ पर जो तीसरा जो क्लोरीन परमाणु है वह भी पोटेशियम के साथ संयोग करके यहाँ से बाहर निकल जाएगा KCl के रूप में और अंत में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा RN≡C। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस लंबी अभिक्रिया के द्वारा जो प्राथमिक एमीन है वह एल्किल आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है और यह अभिक्रिया केवल प्राथमिक एमीन ही देते हैं और जिसके फलस्वरूप जो आइसोसाइनाइड बनता है वह काफ़ी दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है और दुर्गंध के द्वारा ही हम इसे पहचान पाते हैं। तो इस तरह से जो एमीनों के मिक्सचर में से प्राथमिक एमीन की पहचान करने के लिए इस अभिक्रिया का हम उपयोग करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं एमीन की एक और रासायनिक अभिक्रिया। आइए अब देखते हैं एमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया। यहाँ पर हम बता दें कि यहाँ तीनों प्रकार के एमीन प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एलिफेटिक एमीन ये नाइट्रस अम्ल के साथ भिन्न भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। यहाँ पर जब अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर हम देखें कि जो नाइट्रस अम्ल है वह तुरंत ताजे बने नाइट्रस अम्ल का उपयोग किया जाता है क्योंकि नाइट्रस अम्ल अस्थायी होते हैं और इसीलिए इन्हें पहले से तैयार नाइट्रस अम्ल का उपयोग हम नहीं करते हैं और इसे फ्रेशली प्रिपेयर्ड करने के लिए हम यहाँ पर सोडियम नाइट्राइट लेते हैं और साथ ही इसकी क्रिया HCl के द्वारा कराते हैं और इससे हमें HNO2 प्राप्त होता है, साथ ही साथ यहाँ पर NaCl बाहर निकल जाता है। जब इस तरह से फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस अम्ल की क्रिया जब हम प्राथमिक एमीन से कराते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर सोडियम नाइट्राइट और HCl की प्रेजेंस भी रखते हैं ताकि जो नाइट्रस अम्ल है हमें प्राप्त होता रहे और जब इसकी क्रिया हम कराते हैं तो हमें यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कंपाउंड प्राप्त होता है जिसे हम डाईएजोनियम क्लोराइड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिया है तो यहाँ पर RN2Cl प्राप्त होते हैं जिस पर जो क्लोरीन है उस पर माइनस चार्ज होता है तथा जो नाइट्रोजन है उस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो इस तरह से इसे हम कहेंगे एल्किल डाईएजोनियम क्लोराइड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड है और जिसे हम एलिफेटिक डाईएजोनियम क्लोराइड भी कहते हैं। और यहाँ पर लेकिन ये जो एलिफेटिक डाईएजोनियम क्लोराइड होते हैं ये काफ़ी अस्थायी होते हैं और इसीलिए यहाँ पर हम जानते हैं कि देखिए जो N2 है नाइट्रोजन है यह आसानी से यहाँ से नाइट्रोजन गैस के रूप में रिलीज हो सकती है और इसीलिए ये नाइट्रोजन के रूप में रिलीज हो जाती है और इसके बाद जो बचा हुआ स्पीसीज है जब हम इसका जलअपघटन कराते हैं तो जलअपघटन कराने पर जो यहाँ से जो Cl है वह हाइड्रोजन के साथ जुड़कर HCl के रूप में बाहर निकल जाता है और साथ ही साथ जो OH- है जल से प्राप्त जो OH- आयन है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है और यह एल्किल समूह R के साथ जुड़ जाते हैं और इस तरह से ये अल्कोहल का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम प्राथमिक एलिफेटिक एमीन की जब नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराते हैं तो हमें एलिफेटिक डाईएजोनियम क्लोराइड तो बनते हैं लेकिन ये अस्थायी होने के कारण जल्दी ही जलअपघटित हो जाते हैं और इस तरह हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर यदि हम इनकी क्रिया एरोमेटिक प्राथमिक एमीन से कराते हैं, यदि हम एरोमेटिक एमीन से करा रहे हैं नाइट्रस अम्ल की क्रिया जो कि सोडियम नाइट्राइट और HCl की प्रेजेंस में होती है तो यहाँ पर हम देखें यहाँ पर एरोमेटिक डाईएजोनियम क्लोराइड हमें प्राप्त होंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने लिया है C6H5NH2 एनालीन। जब हम इसकी क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराएंगे तो हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो होगा C6H5N2Cl और इस तरह से ये जो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड प्राप्त हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड होते हैं जिनका बहुत सारे एरोमेटिक जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं उनके संश्लेषण के लिए इनका उपयोग किया जाता है और ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के विषय में, इनके गुणों के विषय में और इनकी अभिक्रियाओं के विषय में हम इसी के आगे विस्तार से पढ़ेंगे।
तो इस तरह से हम देखें कि जब एरोमेटिक एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराते हैं तो हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जैसे महत्वपूर्ण उत्पाद मिलते हैं। आइए अब हम एमाइन की एक और महत्वपूर्ण अभिक्रिया देखते हैं जिसमें ये बेंजीन या एरिल सल्फोनिल क्लोराइड से इनकी अभिक्रिया होती है। एरिल सल्फोनिल क्लोराइड जैसे कि यहाँ पर हमने लिया है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जिसका सूत्र होगा C6H5SO2Cl। इसे हिंसबर्ग अभिकर्मक हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहा जाता है और इस हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के एमीन भिन्न भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करके भिन्न भिन्न उत्पाद बनाते हैं और इसीलिए इस अभिक्रिया का उपयोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीनों में विभेद करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हम लें, यदि हम प्राथमिक एमीन की क्रिया जैसे कि हमने लिया यहाँ पर C2H5NH2 एथाइल एमीन, जब हम इसकी क्रिया बेंजल सल्फोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो जब हम इसकी क्रिया प्राथमिक एमीन से कराएंगे जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है एथाइल एमीन C2H5NH2, जब इसकी क्रिया हम बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो यहाँ पर हम देखें कि जो सल्फर से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है वह अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यह अपने इलेक्ट्रॉन जोड़े खींचता है और लेकिन तुरंत ही ये बैक बॉन्डिंग करके इलेक्ट्रॉन जोड़े वापस भी कर देता है और यहाँ पर जो सल्फर से जुड़ा हुआ जो क्लोरीन है जो कि बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, यह सल्फर क्लोरीन के बीच के इलेक्ट्रॉन जोड़े को खींचकर वहां से बाहर निकल जाता है और इस तरह से सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब चूंकि सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, अतः यह एमीन से क्रिया करता है जिसके पास नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं, यह इससे जाकर जुड़ जाता है और इस तरह से जो हमें स्पीसीज प्राप्त होती है वो होगी यहाँ पर C2H5N नाइट्रोजन जिससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ इससे जुड़ जाएंगे SO2C6H5। अब यहाँ पर चूंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन जोड़े दिए हैं इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसे ये संतुलित करने के लिए अब हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी ओर खींच लेता है और जिससे साथ ही साथ यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो प्रोटॉन के रूप में यहाँ से निष्कासित हो जाता है और इस तरह से जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उसकी संरचना होगी C2H5N जिससे अब एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है NH तथा उससे आगे जुड़ा हुआ है SO2, साथ ही साथ यहाँ पर C6H5 यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर जो इसका नाम हो जाएगा N एथाइल, क्योंकि नाइट्रोजन से एक एथाइल समूह जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा N एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो इस तरह से इस कंपाउंड का नाम होगा N एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो इस तरह से यहाँ पर कंपाउंड मिलेगा। इसी तरह से यदि हम यहाँ पर द्वितीयक एमीन का उपयोग करें, द्वितीयक एमीन जिसमें कि जो नाइट्रोजन के साथ केवल एक ही हाइड्रोजन जुड़ा होगा तथा इससे 2 एल्किल समूह जुड़े होंगे, तो इस तरह से यदि हम डाई एथाइल एमीन लेते हैं, द्वितीयक एमीन लेते हैं और इसकी क्रिया बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि अब यहाँ पर नाइट्रोजन से जुड़े हुए 2 एथाइल समूह होंगे तो इस तरह यहाँ पर NN डाई एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड ये प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्राथमिक एमाइन है वह बेंजिल सल्फोनामाइड के साथ जो क्रिया करते हैं तो N एथाइल 1 सब्स्टिट्यूटेड यहाँ पर बेंजीन सल्फोनामाइड बनाते हैं, जबकि जो द्वितीयक एमाइन होते हैं वह NN डाई एथाइल यानी कि डबल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सल्फोनामाइड बनाते हैं, जबकि यहाँ पर जो तृतीयक एमीन है वो इनके साथ कोई अभिक्रिया नहीं देते हैं। तो इस आधार पर हम बेंजीन सल्फोनामाइड के साथ अभिक्रिया कराकर हम प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एमाइन के बीच विभेद कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक और चीज़ बता दें कि जो
एन एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड होते हैं, इसमें नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन मौजूद है और यह हाइड्रोजन यहाँ पर सल्फर जैसे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह की उपस्थिति की वजह से बहुत ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का हो जाता है और इसीलिए जब इनकी क्षार के साथ क्रिया कराई जाती है तो ये आसानी से उसमें विलय हो जाते हैं। जबकि हम दूसरे में देखें जो द्वितीयक एमाइन से प्राप्त जो प्रोडक्ट है यानी कि NN डाई एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड जो होते हैं, इनमें एक भी हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते हैं, अतः ये अम्लीय प्रकृति के नहीं होते हैं और इसीलिए ये क्षार में अविलेय होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया के द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमाइन में विभेद कर सकते हैं। ये है एमाइन की महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं और ये सभी अभिक्रियाओं में हमने देखा कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी। इसके बाद हम देखेंगे एरोमेटिक एमीन में होने वाली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।